हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा पाठशाला। सो गाइस, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 4 दैट इज़ रिप्रोडक्शन। सो इस यूनिट के अंदर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? सो रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे री का मतलब क्या होता है? दोबारा से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। सो वो दोबारा से क्या बनाएंगे? अपने जैसे, यानी ऑफस्प्रिंग हम उसको बोल सकते हैं, या फिर अपनी न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस यूनिट के अंदर ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 1 पेरेंट होता है। ओके, अब इस यूनिट के अंदर हमारे 3 चैप्टर आते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमारा सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हमारा थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो लाइफ की स्टोरी है अर्थ के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल, और जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर जाता है? डाई कर जाता है। स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटन्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। सो गाइस, कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो फेल नहीं होती बट डाई हो जाती है, और कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स तक रहती हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर थ्रेटन्ड बाय नेचुरल क्लेमिटीज़ होती हैं, जैसे अर्थक्वेक या फिर सी की वजह से कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की क्या होता है? ये होता है आर्टिफिशियल, यानी जो ह्यूमंस के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनसे इफ़ेक्ट होकर के उनका जो भी कुछ रिजल्ट आता है, राइट, सो उनको बोलते हम एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। Reproduction becomes a vital process without which species cannot survive for long. So guys, जो species long time के लिए survive नहीं कर पाती, उसके लिए reproduction एक vital process है, एक बहुत hard process है। Each individual leaves its progeny by asexual or sexual means. सो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी प्रोजेनी को कैसे बढ़ाता है? या तो एसेक्सुअल से या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जैसे हमने पेरेंट ए पेरेंट है और ये बी पेरेंट है, यानी ये कोई भी मेल है, ये फीमेल है, और इनके बीच इनसे जब जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? सो उसके अंदर क्या होगा कि दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, ए और बी के। कुछ कैरेक्टर्स वो मेल से लेगा, कुछ कैरेक्टर्स वो फीमेल से लेगा। सो क्या आएगा? अब कुछ अलग अलग होंगे, सो वेरिएंट्स आएंगे। सो ये क्या होती है? इसके अंदर हो जाती है म्यूटेशंस, राइट। सो जो म्यूटेशंस होती हैं, सो उसके अंदर आते हैं चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है कि वो वेरिएंट बनता है। ओके, और जब वेरिएंट बनेगा तो वो भी तो हो सकता है कि वो हार्श कंडीशंस के अंदर जीवित रह पाए, राइट, या फिर उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक हो, उसके जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग हो सकती हैं, राइट। सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज़ इन्हेंस्ड। सो इससे क्या होगा? जब वेरिएंट्स आएंगी तो उसकी जो जीवित रहने की जो शक्ति है, वो उसके जो जीवित रहने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ये क्या है? एक एडवांटेज है। ओके,
This unit explains the details of reproductive processes in flowering plant. Humans as easy to representative examples. A relative perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction. सो यहाँ पर आपको ह्यूमन हेल्थ के बारे में पता चलेगा, जो ह्यूमंस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है और रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है रिप्रोडक्शन की बायोलॉजी की वो अच्छे से हो पाए. सो अब यहाँ पर हमारे आते हैं एक बोटनिस्ट हैं, उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी. फ्रॉम 1904 टू 1966. इनका जन्म होता है 1904 में जयपुर राजस्थान के अंदर. इनका नाम है पंचानन माहेश्वरी. रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन. सो इनका हायर एजुकेशन हुआ था इलाहाबाद से. ही ऑब्टेन्ड हिज DSc डिग्री फ्रॉम हिज कॉलेज. He was inspired by Dr. W. Dedguian, an American missionary teacher, to develop interest in botany. So इनका जो इंटरेस्ट था वो इंक्रीज़ किसने किया था? डॉक्टर W. Dedguian ने. एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी के अंदर इनका ज़्यादा इंटरेस्ट डाला गया. His teacher once expressed that if his student progress ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Rama Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. So इसके टीचर ने इससे मांगा कि अगर तुम मेरे से भी ज़्यादा कुछ कर पाओगे तो फिर मैं क्या करूँगा. यस, सो उसके लिए टीचर के लिए वो एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन होगा. सो यहाँ पर जो पंचनान हैं इनको अपने टीचर को कुछ रिटर्न करना था. सो उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया एंड उन्होंने पॉपुलर किया द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टेक्सोनोमी, राइट. ही एस्टेब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर. सो इनकी वजह से क्या हुआ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च बना फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर. ही ऑल्सो एम्फसाइज द नीड ऑफ इनिशिएशन ऑफ वर्क एंड आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज, राइट. सो उन्होंने क्या कराया है, आर्टिफिशियल कल्चर क्या होता है, ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज. एम्ब्रियोज क्या होते हैं, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर फॉर्मेशन होती हैं, ओके. और इसका आर्टिफिशियल कल्चर कराना मतलब लैब कंडीशंस के अंदर एम्ब्रियो को ग्रो कराना, राइट. दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस. सो टिश्यू कल्चर आजकल बड़ा कॉमन हो गया है. आपने टिश्यू कल्चर आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, राइट. इस बुक के अंदर हम आगे चल कर के बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, ओके. सो हम डिटेल में देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, ओके. सो कॉमनली हम बात करें तो टिश्यू कल्चर होता है कि हमने कोई भी, जैसे नॉर्मली हम प्लांट्स की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें, सो हम क्या करते हैं, कोई भी सेल ले लेते हैं. सो उस सेल को हम न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्रो कराते हैं लैब इन्वायरमेंट के अंदर, जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं, और फिर वहाँ से क्या होता है कि वो एक टिश्यू बना देती है, यानी राइट. सो सेल्स ग्रो करके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं. हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन pollination won worldwide acclaim. He was honored with Fellowship of Royal Society of London, Indian National Science Academy and several other institutes of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to schools education by leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published in NCERT 1904. So इन्होंने क्या किया था,
की फर्स्ट बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक थी वो आई थी हायर सेकेंडरीज के अंदर। सो गाइज अब हम शुरू कर Our first chapter is sexual reproduction in flowering plant. So guys, आप सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। सो रिप्रोडक्शन के होते हैं 2 टाइप्स। कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अंदर फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं एक प्लांट की कैटेगरी होती है, यानी किंगडम प्लांटी के अंदर एक डिवीज़न होता है, वो ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म्स के लिए। और एंजियोस्पर्म्स की करेक्टरिस्टिक होती है फ्लावर की। सो जो फ्लावर एंजियोस्पर्म्स की करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी प्लांट फ्लावर की जो भी स्ट्रक्चर होती है या फिर जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। इसके बाद आती है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स के अंदर चेंजेस आते हैं या फिर कौन से इवेंट्स होते हैं। इसके बाद आता है अपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। Are we not lucky that plants reproduce sexually? Are we not lucky means क्या हम इतने लकी नहीं हैं कि हमारे प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें। The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swan over, the rich colors that attract us, or all there as an add to sexual reproduction. So ये जितने भी sources हैं, like we enjoy gazing at, the scents and the perfumes we swan over, यानी जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। सो वो सभी क्या हैं? वो सभी एक ऐड का काम करती हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो अट्रैक्ट करती हैं, राइट। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस। सो जो फ्लावर्स है वो सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते ताकि हम सेल्फिशनेस उसका रीज़न रहे। ऑल फ्लोरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and flower part. So इस चैप्टर के अंदर हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जानेंगे, फ्लावर्स और डिफरेंट फ्लावर पार्ट्स के बारे में जानेंगे। Shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, fruit, seeds, राइट। सो ये क्या होती है? इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर्स होते हैं और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्लांट की अडेप्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो तो फिर जो फ्रूट्स या फिर जो सीड की फॉर्मेशन हो वो अच्छे से हो पाए, राइट। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। फ्लोवरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोवरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम होता है एंजियोस्पर्म्स। Flowers, a fascinating organ of angiosperms. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial, यानी बहुत पहले से ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स यानी जो फ्लावर्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, cultural value. So flowers हमारे लिए कितने important है? हमारे एस्थेटिक के लिए, ऑर्नामेंटल के लिए, सोशल बिलीव्स, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़ में हम
फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. They have always been used as symbols for conveying important human feelings. सो फ्लावर्स का यूज़ हम फीलिंग्स को शो करने के लिए करते हैं. फीलिंग्स कौन सी, जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मोर्निंग etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in garden. So guys, आपको 5 ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं, आपको लिस्ट बनानी है जो होम्स या फिर गार्डन्स के अंदर ग्रो करते हैं और हम उनका यूज़ ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के अंदर करते हैं, राइट. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. आपको 5 अन्य फ्लावर के नाम आपको सर्च करने हैं जिनका यूज़ हम हमारी सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस के अंदर करते हैं. हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर टू? क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है हमें फ्लावर का कल्टीवेशन करना, राइट, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर को प्रोड्यूस कर पाएँ, यानी हमें फ्लोरिकल्चर, द कल्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, राइट. To a biologist, flowers are morphological and embryological marvelous and the sites of sexual reproduction. तो फ्लावर्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? वो ब्यूटीफुल होते हैं, हमें सुंदर दिखते हैं. एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वलस होते हैं बिकॉज उनके अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो अमेजिंग प्रोसेस होती है, राइट. एंड द साइट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. In earlier classes, you have read the various parts of a flower. In figure 1.1 will help you recall the parts of a typical flower. Can you name the 2 parts in a flower in which the 2 most important units of asexual reproduction develop? So, हमारा यहाँ पर डायग्राम आता है हमारे फ्लावर का. It is a longitudinal section of a flower. So, इस फ्लावर के डायग्राम के अंदर आपके पास सबसे पहला जो प्राइमरी पार्ट होता है वो होती है हमारी सेपल्स. ये क्या होती है? ये हमारी ग्रीन कलर के अंदर होती हैं. इसके बाद आती है हमारी पेटल्स. ये हमारी कलरफुल होती है, इनका कलर वेरी करता है बिकॉज ये जो डायग्राम है ये है हिबिस्कस यानी चाइना रोज़ का. और इस फ्लावर के जो कलर्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट. तो फिर पेटल के बाद आती है बात हमारी ओवरी की, राइट. फिर ओवरी की ये जो स्टाइल होता है, दिस इज़ अ स्टाइल दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी, राइट. इसके बाद आता है हमारा, ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके. फ्रॉम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ऑर्गन भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम पार्ट भी बोल सकते हैं, राइट. इसके बाद आता है हमारा, ये होते हैं हमारे एंथर, राइट. एंड दिस इज नोन एज द फिलामेंट, राइट. हियर यू कैन सी, ओके. सो ये होता है ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो यहाँ पर क्या होता है, हमारे इस फ्लावर के अंदर ही दोनों पार्ट होते हैं, राइट. बट डिपेंड करता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो सेम टाइम पर मैच्योर होता है या फिर थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट. इट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज टू स्पीसीज. Our next topic is pre-fertilization structures and events. Much before the actual flower is seen on a plant, एक्चुअल फ्लावर जब हम किसी प्लांट्स के ऊपर देखते हैं उससे पहले, एंड द डिसीजन दैट द प्लांट इज़ गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेक प्लेस, और ये डिसीजन लेने से पहले कि अब प्लांट्स के ऊपर एक फ्लावर आने वाला है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम. सो उससे पहले क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे कि क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है. और जो फ्लोरल प्रीमोडियम होता है जहाँ से फ्लोर का डेवलपमेंट होता है,
उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। सो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आर फॉर्म्ड which bear the floral birds and the flowers. In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium, मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, डिफ्रेंशिएट होती हैं और वो डेवलप करती हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ whorl of stamens representing the male reproductive organ and gynosium represent the female reproductive organ. Next we have the stamen, microsporangium and pollen grain, right? So 1.2a shows two parts of a typical stamen, the long and cylindrical stalk called the filament. So in this diagram you can see the long, this is the long, right, long and slender stalk, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया है filament, and the terminal centrally bilobed structure, this is known as the anther. The proximal end of the filament, it attached to the thalamus or the petal of the flower. So ये जो end part होता है, ये जो हमारा end part है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, it attached to the thalamus, थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है या फिर हमारी पेटल से जुड़ा हुआ होता है। The number and the length of stamens are variable इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सो जो नंबर होता है स्टेमन्स का वो फ्लावर की स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, सो गाइज जितनी ज़्यादा स्पीसीज के आप फ्लावर्स को देखोगे उतने ज़्यादा ही वेरिएशंस आपको मिलेंगी। एंड अरेंज दैम ऑन अ स्लाइड। सो अगर आप कलेक्ट करोगे, इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन फ्रॉम ईच 10 फ्लावर, अगर आप 10 फ्लावर से स्टेमन्स को कलेक्ट करोगे और वो क्या होंगे कि वो डिफरेंट स्पीसीज़ के होंगे, और फिर जब आप उनको एक स्लाइड के ऊपर अरेंज करोगे यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन। सो आपको क्या मिलेगा, उनके साइज़ के अंदर भी आपको वेरिएशन मिलेगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन under a dissecting microscopes and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers. जब आप बिल्कुल ध्यान से एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब स्टेमन को देखेंगे तब आप एक नीट डायग्राम उसका बना पाएंगे, उसकी जो शेप होगी उस रेंज का पता लगा सकते हैं। एंड द अटैचमेंट ऑफ एंथर्स की एंथर्स कैसे अटैच रहते हैं डिफरेंट फ्लावर्स से। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर क्या होता है, उसकी 2 लोब होती हैं एंड ईच लोब हैविंग द 2 थीका। अगर 2 थीका हैं तो उसको हम बोलेंगे डायथीकस, राइट। एज यू कैन सी हियर इन दिस स्ट्रक्चर दीज आर द 2 lobes, right? Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। क्या करती है, एक longitudinal groove run करती है और वो क्या करती है, thecas को separate करती है। Let us understand the various type of tissues and their organization in the transverse section of an anther. The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a 4-sided tetragonal structure। अब आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा एंथर है उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, ओके। सो इसके अंदर एंथर इज 4-sided यानी टेट्रागोनल उसकी स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 in each lobe. The microsporangia develop further and becomes pollen sacs. So यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप करता है और क्या बनाता है, pollen sacs. They extend longitudinally all
through the length of an anther and are packed with pollen grains. सो पोलन सेक्स के अंदर हमारी जो पोलन ग्रेन होती है वो पैक हो जाती है. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली all through the length of an anther and are packed with pollen grains. Right? Structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 walls, जिसको हमने अभी पढ़ा. The epidermis, endothecium, middle layers and the tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protection का काम करते हैं हमारे बाहर की 3 लेयर. और उसका जब डाइसेंस होता है तो पोलन ग्रेन को रिलीज करने में हमारी हेल्प करती है. और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टैपेटम. जो टैपेटम क्या करती है, पोलन ग्रेन्स की डेवलपिंग के लिए जो नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए उसको प्रोवाइड कराती है. सेल्स ऑफ द टैपेटम possesses dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. So इनके पास क्या होता है, नियरली एक न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल्स could become binucleated? When the anther is young, जब एंथर जवान होता है, a group of compactly arranged homogeneous cells, उनको क्या बोलते हैं, sporogenous tissue, occupies the center of each microsporangium. जब एंथर बड़ा हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम उसके सेंटर के ऊपर आपको मिलता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब एक प्रोसेस होती है. As the anther develop, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स की फॉर्मेशन होती है. हम आपके लिए एक अलग से वीडियोस भी लाएंगे जिसके अंदर हम आपको जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हो गई, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, सीख पाओगे. सो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, इस जो भी चैप्टर हम कवर करेंगे उसके अंदर आती जाएगी तो हम उसको अलग से आपको समझाएंगे. अभी हम NCERTs को कवर कर रहे हैं. सो गाइज, हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से बेल आइकन पर प्रेस करें. ओके, ताकि जो हमारी वीडियोस होंगी जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके, इस तरह के टॉपिक्स की वीडियो भी आपको मिलती रहे. सो ये हमारा डायग्राम है. ये हमारा डायग्राम किसका है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन किया गया है. और इनलार्ज्ड व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स अ मैच्योर डाइसेस्ड एंथर. सो ये हमारा एंथर है, आप देख सकते हो. इसके अंदर क्या है, ये हमारी आउटर लेयर है एपिडर्मिस. देन हमारी सेकेंड लेयर है एंडीथीशियम. इसके बाद हमारी थर्ड लेयर आती है मिडल लेयर. इसके बाद हमारी फोर्थ लेयर आती है दैट इज़ टैपेटम. एंड इसके अंदर होता है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू. और ये जो 4 लेयर्स हैं इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है. ओके, और ये जो हमारी टैपेटम होती है इसके अंदर क्या होती है, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, स्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, जिससे क्या होती है, वो डेवलप होता है और पोलन ग्रेन्स जो है हमारी बन जाती हैं.